हेलो एवरीवन, आई एम मालविका रानी। वेलकम टू माय चैनल। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 2 जिसका शीर्षक है दादी माँ, और ये लिखे गए हैं लेखक शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। तो आइए हम आगे शुरू करते हैं। दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रकुलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेखक के यहाँ पे अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि न जाने क्यों, मतलब कि वो 20 गर्मी, मतलब कि बहुत बड़े हो चुके हैं। 20 मतलब कि 20 गर्मी और 20 बरसात, 20 मतलब 20 से ज़्यादा, और बसंत उन्होंने देख चुके हैं। लेकिन फिर भी उनको मन में पता नहीं, जब ये मौसम आता है तो उनको मन हो जाता है कि वो गांव जाए, अपने गांव में जाए। और अपने जो उनके जो कुछ मित्र हैं, उनके शुभचिंतक हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो उनको छुट्टियों को के बारे में बताने आते हैं और पीठ पीछे, मतलब पीछे में उनका मजाक उड़ाते हैं कि इनकी ये कमजोरी है। मतलब हर किसी का कोई ना कोई कमजोरी होता है, वीकनेस पॉइंट होता है। और लेखक की कमजोरी थी, उनको गाँव से लगाव था, गाँव जाना वो पसंद करते थे, और उनके जो मित्र थे उनके पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते थे। फिर लेखक कह रहे हैं कि छोड़ो अब ये सब बातें मैं कभी नहीं सोचूंगा, जाने दो, वो लोग बोलते हैं तो बोलने दो। फिर लेखक कह रहे हैं कि बरबसी मेरी आंखों में शरद की शीत किरणों, मतलब शरद का जो मौसम होता है उनके शीत किरणों समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। धुंधली छाया वो अपनी दादी के बारे में कह रहे हैं। इस कहानी में उन्होंने अपनी दादी को याद किया है, दादी माँ को। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार का दिन होता है, क्वार का महीना होता है आश्विन का महीना, हिंदी में आश्विन बोलते हैं, और इंग्लिश में सितंबर अक्टूबर के महीने के बीच में आता है क्वार का महीना। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सरकर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। लेखक कह रहे हैं जो क्वार के महीने होते हैं तो उन दिनों में जो गांव में छुट्टियां मनाते थे वो दिन वो काफ़ी याद कर रहे हैं। और उन दिनों में क्या होता था, जो उनका गांव था उस सिवान के बाद आता था। तो सिवान एक ज़िला है जो बिहार में पड़ता है। उनसे बहकर पानी उनके गाँव में, उनके गाँव को घेर लेता था। चारों तरफ पानी रहता था, चारों तरफ पानी आ जाता था, और पानी के साथ बहकर मोथा, साई की अधगली घासें, घेऊर एक सब्जी होता है, और वन प्याज की सरे, मतलब कि वन प्याज और घेऊर जो बरसात के पानी में बह के आ जाता है ना, उस जरे के साथ, जरे और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज, जब बहुत सारे नाना प्रकार के बरसाती घासों सब बह के आ जाते हैं पानी के साथ। और जब वो आश्विन का महीना आता है ना, तो सूरज की किरण तेज हो जाती है, गर्मी बढ़ने लग जाती है। तो उस समय क्या हो जाते हैं, वो सब सड़ने लग जाते हैं, और सड़ कर क्या होता है, एक विचित्र सा गंध छोड़ता है। और फिर क्या होता है, जो रास्ते में बरसाती पानी से कीचड़ बन जाता है, वो सब कीचड़ क्या होता है, वो सब सूखने लग जाता है। और जो पानी कहीं कहीं बाकी है, सूखा नहीं है, जैसे गड्ढे गुड्ढी सब रहता है ना गांव में, उसमें पानी भरा रहता है, तो उसमें क्या करते हैं लड़के जो होते हैं गांव के, उस झाग वाले पानी जलाशयों में धमाके से कूदते हैं और उसमें नहाते भी रहते हैं और कूद फान भी खेलते भी रहते हैं। अपने अपने मौसम, अब लेखक कह रहे हैं अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक कह रहे हैं अपने अपने मौसम की अलग अलग बातें होती, अलग अलग खूबियाँ होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ न मिले कोई चिंता नहीं। लेखक कह रहे हैं जो आषाढ़ में आम और जामुन होता है वो नहीं मिले तो उनको कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और अगहन होता है जनवरी का महीना, और आषाढ़ होता है जून का महीना, उसमें जो आम आते हैं ना,
तो बोलते हैं कि जून जुलाई में अगर आम ना मिला मुझे कोई फिक्र नहीं है। और जनवरी के टाइम में चिवड़ा और मकर संक्रांति मनाते हैं ना, चिवड़ा और गुड़ ना मिले उनमें भी उनको कोई दुख नहीं है। और चैत होता है जैसे अप्रैल का महीना, उसमें लाई के साथ गुड़ ना मिले उनको कोई फिक्र नहीं है कि पट्टी न मिले अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर फुरक रहा था। लेखक कह रहे हैं कि जो ये सब महीना में सब नहीं मिले तो उनको दुख नहीं होता है, लेकिन जो क्वार का महीना होता है और वो गंधपूर्ण झाग भरे जल जो होता है लगा होता है गड्ढे सब में, उसमें कूदा नहीं, उसमें मज़ा नहीं किया, खेला नहीं, तो उनको बहुत ख़राब लगता है, मतलब बहुत दुखी होता है। हुरक मतलब अंदर से ही उनको एक दुखी महसूस होता है, दुखी फील करते हैं। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक कह रहे हैं जो गांव गए थे वो छुट्टियां मनाने, तो एक आध दिन ही वो मस्ती कर पाए थे और उन्हीं में वो बीमार हो गए। और वो कह रहे हैं कि जो थोड़ी सी बीमारी होती है, थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा सर में दर्द, वो कह रहे हैं कि वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अब वो बड़े हो चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, और जब वहाँ उनको बुखार आता है तो बोलते हैं लेखक कि जो अब मुझे बुखार आता है तो आते ही रहता है, बुखार उतरता नहीं, और रजाई पर रजाई ओढ़ते रहते हैं, फिर भी बुखार नहीं उतरता है। और जब बुखार उतरता भी है तो 12 बजे के बाद उतरता है। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। लेखक कह रहे हैं कि दिन में वो चादर लपेटे सोए थे और दादी माँ आई, शायद नहाकर आई हैं, और उसी झाग वाले जल में, जैसे तालाब का पानी में भी जो घास होती है, घास फूस सड़ने लग जाते हैं ना, तो तालाब का पानी भी थोड़ा सा उसी जैसा गंध उसमें भी आ जाता है। तो दादी, लेखक कह रहे हैं कि दादी उसी गंध वाले पानी से नहा के आई है, शरीर से स्मेल आ रहा है। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती। लेखक कह रहे हैं जो दादी है वो पतले दुबले हैं और स्नेह सने शरीर, मतलब कि जो उनका भाव है, फेस, उनका जो चेहरा है वो बहुत स्नेहपूर्ण है, मतलब स्नेह से देखती है, भावपूर्ण है। और जो साड़ी पहनी हुई है वो सफ़ेद है और किनारी नहीं है उसमें। और सन से सफ़ेद बाल, जो बाल है उनका, और सन से सफ़ेद है। सन होता है जो सन से रस्सी बनता है, गांव में आप लोग कभी गए होंगे तो देखे होंगे सन, जिससे रस्सी बनाया जाता है गांव में। वो कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं जो उनका बाल है वो सन जैसा सफ़ेद हो गया है, और वो सिरों पर सदा टपके हुए जल की शीतलता, और जो सर पर उनका है ना बाल, उनसे सतह मतलब स्वतः टपक रहे हैं जल, शीतल जल टपक रहे हैं। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। जो दादी उनके पास आए तो उनका सर छुए और पेट छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झेलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जोर का अनुमान करती। लेखक कह रहे हैं जो बच्चे बीमार हो जाते हैं ना घर में, तो दादी कभी मंदिर जाती है, कभी मस्जिद जाती है और वहाँ से भभूत लाती है और बच्चे के सर पे लगाती है, मुंह में चटा देती है। तो दादी ने ये सब काम किया, लेखक को भभूत लगाई, चटाई, और दिन भर उनके पास चारपाई पर बैठी रही, उनको पंखा झेलते रही, और उनका जो हाथ पैर गर्म हो रहा था ना बुखार से, तो उनको कपड़े से सहलाती रही, दालचीनी का लेप करती रही, और 20 बार छू छू कर उनका जोर मतलब बुखार अनुमान करती रही। हांडी में पानी आया कि नहीं, उन्हें पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती हैं। लेखक कह रहे हैं जो दादी उनका बहुत ख्याल रखती थी, और बोल रही जो बच्चे बीमार हैं तो उनके लिए दालचीनी का लेप करती है और 20 बार छू छू कर देखती है। और हांडी होता है, जो पतीली होती है ना, उसको हांडी कहते हैं गांव में, तो हांडी में जो पानी है वो आया कि नहीं, और उस पानी को पीपल की छाल से छौंका गया कि नहीं, और जो उनके लिए खिचड़ी बनी है उनमें मूंग की दाल एकदम से गल गई कि नहीं, मतलब खिचड़ी अच्छी तरह गली हुई है, बनी है कि नहीं। और जो बीमार बच्चा है घर में, तो उनके पास एकदम से कोई बाहर से तो नहीं आ गया,
और आप लोग जानते हैं ना, बाहर से कोई आ जाते हैं बीमार के पास तो इन्फेक्शन हो जाता है, इसीलिए दादी माँ इनका बहुत ख्याल रखती है और लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती है, बहुत ख्याल रखती है। आगे देखते हैं। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गवई गांव का मतलब है यहाँ पर जो गांव में घरेलू उपचार होते हैं ना, जैसे सर्दी जुकाम अभी भी हो जाता है बच्चों को तो कैसे बोलते हैं, अदरक और लौंग इलायची तुलसी पत्ता का काढ़ा बना के देते हैं, तो उसी तरह गवई उपचार जो होता है गाँव का उपचार, उसी को गवई गाँव की 50 किस्म की दवाएँ कहा गया है। दादी को आते थे ये सारे बहुत उपचार। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम। जैसे गांव में कोई भी बीमार होता था तो दादी के पास पहुंच जाते थे और वहाँ भी वही काम होता था। जैसे कि दादी सभी को वही माथा छूती थी, पेट छूती थी और घरेलू उपचार जैसे घर का जो होता है घरेलू दवाई होता है वो दिया करती थी। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। और जो किसी बच्चे को जैसे कोई भी बीमारी हो, जैसे मलेरिया हो, सरसाम, निमोनिया हो, कोई भी बीमारी को वो अनुमान से ही बता देती थी। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। लेखक कह रहे हैं जो जैसे महामारी गांव से में फैल जाता था ना, जैसे मलेरिया, हैजा, छुआछूत का बीमारी, जैसे चेचक, ये सब गांव में पहले बहुत ज़्यादा फैलते थे। तो लेखक कह रहे जब वैसे दिन आते थे बीमारियों का जैसे गांव में फैल जाता था तो दादी साफ सफाई का बहुत ख्याल रखती थी। लौंग और गुड़ मिश्रित जल का छिड़कती थी घरों में और गूगल और धूप जलाती थी। लेखक कह रहे हैं कि सफाई कोई उनसे सीखे। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अभी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक कह रहे हैं जो बचपन में उनको बुखार आता था तो दादी उनको बहुत सेवा करती थी, बहुत ख्याल रखती थी, तो वो दिन वो लेखक याद करते हैं। और वो कह रहे हैं जैसे अभी बड़े हो गए हैं, कहीं शहर में जॉब कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि बुखार तो मुझे अभी भी आता है, लेकिन अभी वो दिन नहीं है। मेस में नौकर आ जाते हैं, पानी दे जाते हैं, मेस से खिचड़ी आ जाता है, साबूदाना आ जाता है और डॉक्टर साहब आके नाड़ी देख लेते हैं। और जो कुनैन मिक्सचर की शीशी है, जो दवाई है बुखार की, वो काफ़ी कड़वा है। तो लेखक कह रहे हैं जो इतनी कड़वा दवा है, दवाई को देखकर ही बुखार भाग जाता है। और कह रहे हैं कि अब जो बुखार आती है उनको बुलाने का उनका मन नहीं करता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। परोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामे की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दो। तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। पैरों पे नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। लेखक कह रहे हैं किशन भैया की शादी का दिन था। घर में दादी काफ़ी उत्साह और आनंद में थी, दिन भर अपने काम में लगी रहती थी और जो पड़ोसी लाख बार बुलाते थे तो सुनती थी। और दादी माँ कहती थी कि बुरा मत माना, काम परोजन का घर है। जैसे गांव में बोलते हैं ना, शादी विवाह के घर में बहुत सारे काम होते हैं तो उसी को काम परोजन का घर बोलते हैं, काम परोजन का घर है। तो सभी काम में व्यस्त रहते थे और दादी माँ हर काम में उपस्थित होती थी और उनके अनुपस्थिति में कोई भी काम जैसे लगता था कि
अच्छा से नहीं हो पाया है। लेखक कह रहे कि जो एक दिन वो कहीं से आ रहे थे, दोपहर में घर आ रहे थे कहीं से, तो देखे कि बाहरी निकास, मतलब निकास होता है, निकसार होता है ना, एक निकास का गेट होता है, गांव सब में घर होता है, एक एंट्रेंस होता है और एक जैसे कि निकलने के लिए आंगन साइड से एक दरवाज़ा होता है। तो उसी पे दादी माँ किसी पे बिगड़ रही थी, और वो दुबकी रामी की चाची दुबकी खड़ी थी, ये दादी माँ बिगड़ रही थी उस पर, और कह रही थी उससे कि ये नहीं होगा, जो उनको कभी हेल्प की होगी ना, पैसे दी होंगी, रुपए दी होंगी, हेल्प की होंगी किसी काम में, तो सूद के साथ अपने पैसे वापस मांग रही है। बोल रही है कि नहीं, मैं सूद के साथ ही मैं अपने पैसे लूँगी, सूद नहीं छोड़ूंगी। और बोल रही कि जब तुमको वक्त था, जब तुमको टाइम था, तो किसी ने तुमको पैसे नहीं दिए थे, मैं ही दी थी, अभी तुम पैसे नहीं दे रही हो। अब बोली कि फसल कट जाएगी तो मैं पैसे दूंगी, फसल भी कट गई, अब तुम कब पैसे दोगी, अब क्या अब तुम पैसे नहीं देगी, क्या दोबारा से फसल आएगी तुम्हारे लिए। आगे देखते हैं। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। अब वो जो रामी की चाची है ना, वो कह रही है दे दूंगी मालकिन रुपए में, मेरी बेटी का शादी है और आप नहीं सहायता करोगी तो फिर कौन करेगी सहायता, मैं कहाँ जाऊंगी और मैं कैसे उधार होंगी बेटी की शादी से। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक कह रहे हैं जो दोनों में थोड़ा सा बातें हो रही थी ना, अप्रिय बातें हो रही थी, तो लेखक कह रहे हैं कि जो ये बातें हो रही थी इसको हटाने की वजह से, अप्रिय प्रसंग को हटाने की वजह से बीच में उन्होंने दादी को कहा कि जाने दो दादी, दे देगी, गरीब है बेचारी। फिर दादी कहती है चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विह्वल होकर कहा उड़ीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। लेखक कह रहे हैं कि मैं चुपके से आंगन में चला गया और कई दिन बीत गए, उनको ये प्रसंग भूल भी गए थे। और एक दिन रास्ते में क्या हुआ कि वो वही जो रामी की चाची थे उनको वो मिले और देखे कि वो दादी को आशीर्वाद दे रही है, दूधो नहाओ और फूलों फतों का आशीर्वाद दे रही है। फिर लेखक बोले कि मैंने पूछा कि क्या बात है धन्नो चाची, उस दिन तो आप और दादी में काफ़ी बहस हो रही थी, आज आप बहुत खुश हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उन्होंने धन्नो चाची ने विह्वल होकर, मतलब बहुत खुशी होकर बोली कि उड़ीन हो गई बेटा, उड़ीन हो गई मतलब मैं उधार हो गई बेटा, उसकी बेटी का शादी हो गया, उसी को बोले कि मैं उधार हो गई, भगवान भला करे मालकिन का। और मालकिन का खूब दुआ दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, और बताई कि जो हमारी मालकिन है पीछे का सारे रुपया जो था कर्ज का वो सब माफ़ कर दी, नहीं मांगी, और पीछे का रुपया भी माफ़ कर दी और ऊपर से 10 रुपये भी दी, और बोली कि तुम्हारी बेटी है और मेरी बेटी भी है, बराबर है, और 10-5 के लिए हंसाई ना करना, मतलब 10-5 के लिए शादी में किसी भी चीज़ का कमी ना करना। ये सब बोल रही थी धन्नो चाची। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, फिर लेखक कह रहे हैं कि उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी दादी तुमको। वो तो बड़े लोग हैं, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ। अब वो धन्नो चाची कह रही है कि वह तो बड़े लोग हैं, अब रुपया देंगी, थोड़ा बहुत डांटेंगी भी नहीं तो फिर क्या लाभ होगा। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक कह रहे हैं कि मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई
राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। अब लेखक कह रहे हैं जो किशन भैया हैं उनके विवाह का दिन था, तो 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। गांव में अभी भी चलता है कि जो शादी विवाह होते हैं तो औरतें गीत गाती है। और विवाह में अभिनय होता है, एक नाटक जैसा होता है अभिनय, तो उसमें सब औरतें ही करती हैं। और उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति, मतलब कि विवाह भी दिखाया जाता है, और जैसे पुत्र प्राप्ति होती है ना, पुत्र होते हैं, वहाँ तक सभी दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। और लेखक कह रहे हैं कि वो बीमार थे इसलिए बारात न जा सके थे, और जो उनका मेरा भाई वो भी बारात जाने के बाद आया था, तो वो भी इसलिए बारात नहीं जा सका था। दोनों घर पर ही थे। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो औरतें को जो अभिनय करना था तो वो गुस्सा कर रही है कि 2 लड़के हैं, कैसे हो पाएगा, नाटक कैसे हो पाएगा। तो फिर दादी माँ कह रही है कि लड़के से कैसा पर्दा करना, लड़के और ब्रह्मा का मन तो एक जैसा होता है। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। लेखक कह रहे हैं जो दादी उनको अपना चादर उड़ाकर सुला दिए थे और अभिनय शुरू हो गया था, जो औरतें एक नाटक करती हैं वो शुरू हो गया था। तो लेखक कह रहे हैं कि बहुत हंसी आ रही थी नाटक की बात सुनकर, लेकिन वो हंसी को रोके हुआ था कि हंस दूंगा तो सभी औरतें मुझे निकाल के बाहर कर देंगी। पर वो एक भाविका था, कुछ एक्टिंग, तो वो अपना हंसी रोक नहीं पाए और फिर भंडाफोड़ हो गया कि ये लड़का सब छुप के देख रहा है। फिर औरतें जो तो ये गुस्सा हो गई कि ये सब देख रहा था चादर ओढ़ के। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो। देबू की माँ ने बोली कि कौन सा बच्चा सो रहा है दादी, शायद भूखा प्यासा है, इसको दूध तो पिला दूं। फिर हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ ने फिर बोला कि लड़के से क्यों लगती हो। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। जब रास्ते में कल देबू की माँ मिली तो उसने बोल दिया दादी से कि ये तो कल वाला ही बच्चा है। फिर लेखक अपने दादी के पास जाके छुप गया। दादी के पास से जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभेदान मिल जाता। लेखक कह रहे हैं कि किसी भी तरह का जब अपराध हो जाता था तो दादी माँ के पीछे छुप जाते थे, तो जैसे कि क्षमा मिल जाता था, दादी माँ क्षमा दिलवा देती थी। स्नेह और ममता की पूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की पट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें सोए जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादाजी मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंतक ने स्थिति और भी डमाडोल कर दी। दादा की श्रद्धा में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वो घर की तो थी नहीं। लेखक कह रहे हैं जो दादी है वो स्नेह और ममता की मूर्ति जैसी मालूम होती है। और जो परिस्थिति होता है, जैसे कि मौसम, साल में मौसम होते हैं ना, अनेक तरह के 4 तरह के मौसम आते हैं, तो कैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, सब हर तरह का मौसम आता है। वैसे जीवन में भी बहुत सारे की परिस्थिति आता है, कभी खुशी होता है, कभी गम होता है। तो कह रहे हैं जैसे सूखे पत्ते पेड़ से झड़ते हैं तो कैसे खूब नाचते हैं, तो वैसे ही बोल रहे हैं जैसे ज़िंदगी में परिस्थिति होता है वो बहुत नचाते हैं। जैसे कभी दुखी हो जाता है आदमी तो बहुत अपना स्थिति से परेशान हो जाता है।
और वो कह रहे हैं कि दादाजी की मृत्यु के बाद दादी काफ़ी उदास रहने लग गई थी और संसार उन्हें धोखा ही मालूम होता था, सब धोखा की पट्टी ही मालूम होता था। और कह रहे हैं कि दादाजी उन्हें धोखा दिए थे। और क्या धोखा दिए थे? दादाजी बोले थे कि पहले दादी मरेंगी, उसके बाद दादा मरेंगे, यही उनको धोखा दिए थे। और यही दादी को अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं आ रहा था कि दादाजी पहले मर गए और वो अभी इस दुनिया में है, उनको याद करती है। और जो वो कह रहे हैं कि दादाजी के श्रद्धा में वो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो गए थे, तो उसके लिए बात कर रहे हैं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, माघ का दिन होता है, जैसे जनवरी और फरवरी का महीना माघ का दिन होता है, माघ का महीना होता है हिंदी में। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। लेखक कह रहे हैं कि दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। दादाजी के मर जाने के बाद दादी माँ काफ़ी उदास रहा करती थी। और माघ के महीने का दिन का बात यहाँ पर कर रहे हैं। जो माघ का दिन होता है उसमें काफ़ी ठंडा पड़ता है, ठंडा रहता है। और पछुआ हवा बहता है ना, पछुए हवा चलते रहती है, खूब सरद हवा, पाले सी हवा चलते रहती है। और शाम को उन्होंने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने, मतलब गीली साड़ी पहनी हुई है, और कोने वाले घर में संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। कोने वाले घर में दिया जलाकर संदूक पर रख के दिया और हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना कर रही है। और उनकी स्नेह कातर आंखों में, लेखक कह रहे कि उनकी स्नेह कातर आंखों में उन्होंने कभी आंसू नहीं देखे थे और आज आंसू आ रहे हैं। और कह रहे हैं कि मैं बहुत देर तक उनके पास बैठा रहा और जब दादी माँ आंखें खोली तो मैंने धीरे से कहा, दादी माँ, धीरे से कहा। कि दादी माँ कहती है, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की तरफ देखकर कहा कि दादी माँ, एक बात पूछूं। क्या है, पूछ। दादी माँ कही, क्या है, पूछ। लेखक कह रहे, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने बोला कि दादी माँ धोती तो बदल लो, साड़ी तो बदल लो, गीली साड़ी पहनी हुई है। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गए। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। लेखक कह रहे हैं कि दादी कह रही कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती और वे मुझे खींचती हुई किचन रसोई में ले गई और खाना खिलाई। और सुबह, लेखक बोला, एक सुबह मैंने देखा चारपाई पर पिताजी और किशन भैया बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि दूसरा क्या चारा है, मतलब क्या उपाय है। बाबू बोले, रुपया तो कोई देता नहीं है। जो उन्होंने कर्ज पे रुपया लगा रखे थे ना, गांव में बहुत सारे रुपये लगा रखे थे कर्ज पे, तो वो कह रहे हैं जैसे पैसे की मजबूरी हो गई होगी, शादी विवाह का घर था तो पैसे का दिक्कत हो गया होगा। तो वो बोल रहे हैं कि कोई तो रुपये भी नहीं दे रहा है जिसको मैं गाँव में दे रखा हूँ। और वो काफ़ी उदास बैठे हुए हैं, रोने रोने से चेहरा करके बैठे हुए हैं। फिर दादी कहती है, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। दादी कह रही है कि क्यों रोते हो? अभी मैं हूँ ना, माथा सहलाते हुए बोले कि अभी तो मैं हूँ ही, क्यों रोते हो? और उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती हुई चीज़ निकाली। कंगन था वो। और वो बोले कि तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए, मतलब बुरे दिन के लिए दिए थे कि कभी काम आएगा। उनका गला भर आया, दादी माँ का गला भर आया, मतलब रोने रोने सा हो गया, आवाज़ें भारी हो गया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है।
उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। दादी कह रही है कि ये जो कंगन तुम्हारे दादा दिए थे इसको मैंने कभी पहना नहीं हूँ, हमेशा संभाल के ही रखा हूँ, सहेज कर रखा हूँ। और ये बोल रहे हैं कि ये जो कंगन है उनके वंश की आखिरी निशानी है। अपने आंसू पोंछते हुए कहा। और बोल रहे हैं जो पुराने लोग होते हैं ना, मतलब जो दादी है, ऐसे पुराने लोग होते हैं वो आगा पीछा, मतलब कि आगे दिन और जैसे कि अच्छे दिन बुरे दिन सभी सोच के चलते हैं कि कभी ज़िंदगी में अच्छा भी दिन है, कभी बुरा भी दिन आ सकता है, ऐसे सोच के चलते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उतरकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। लेखक कह रहे हैं कि जो दादी माँ थी ना, वो सचमुच में एक कोई बहुत साफ भ्रष्ट, मतलब कि मतलब किसी भी मुसीबत से वो बाहर निकाल लेती थी, ऐसा है मतलब उनका कि किसी कोई भी मुसीबत आए तो वो हंसते हंसते वहाँ से निकाल लेती थी, मुसीबत से बाहर निकाल लेती थी। फिर धुंधली छाया विलीन हो गई और मैंने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ गया, मतलब काफ़ी दोपहर हो गया, दिन चढ़ गया मतलब दोपहर का समय हो गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से, जो पास में खजूर का पेड़ था, उस पर से कौवा उड़कर और जो उसकी काली पंखे थे वो फैलाकर खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अभी किशन भैया का पत्र काँप रहा था। किशन भैया का पत्र था हाथ में। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो जो किशन भैया एक पत्र लिखे थे, लेखक अब पत्र पढ़ रहा था और जो बचपन के दिनों में चला गया था और दादी माँ को बहुत याद कर रहा था, सारे दिन याद कर रहे थे। अभी तक जितना आप पढ़े हैं सब वो अपने बचपन के दिनों में दादी माँ कैसे उनका ख्याल रखती थी वो सब याद कर रहे थे। और जब उनका वो जो ख्याल टूटा तो पत्र हाथ में था और जो लिखे हुए रहते हैं ना, तो वही धूमिल चींटियों सी कतार सा वो धूमिल हो रहा था। और फिर मन बार बार सोच रहा था क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? दादी माँ जो किशन भैया पत्र भेजे थे उनमें दादी माँ का देहांत हो गया था, वो लिखा हुआ था, इसलिए वो लेखक काफ़ी चिंता में थे और वो बार बार ये सोच रहे थे, अपनी दादी माँ को याद कर रहे थे और बार बार ये सोच रहे थे कि क्या सचमुच में दादी माँ मर गई है, नहीं रही अब इस दुनिया में। ये सोच में वो खोए हुए थे, डूबे हुए थे और अपने उन बचपन के दिनों को याद कर रहे थे जो दिन उन्होंने अपने दादी माँ के साथ गुजारे थे। और सभी दिन उनके सामने जैसे लग रहा था कि आज ही है वो दिन। इस तरह से लेखक अपने दादी माँ को याद कर किए हैं और इसे कहानी में सब दिखाया गया है कि लेखक कैसे अपनी दादी माँ को याद करते हैं और दादी माँ कैसे अपने बच्चे को, अपने हर को ख्याल रखती है। तो एक कहानी है श्री प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। और धन्यवाद, आपको मेरा कहानी अच्छे से पसंद आया हो, मैं अच्छे से आपको समझा पाई हूँ। आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।